आपको एक और बड़ी खबर इस वक्त जो ईरान से निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें ईरानी टेलीविजन के सभी प्रोग्राम रोक दिए गए हैं। तो देखिए, टेलीविजन पर सिर्फ प्रार्थना चलाई जा रही है। सभी जो कार्यक्रम थे ईरानी टेलीविजन के, उन्हें रोक दिया गया है। ईरानी टेलीविजन पर सभी कार्यक्रमों को रोकने के बाद अब दुआएं चलाई जा रही हैं, दुआ मांगी जा रही है। और तमाम जो मस्जिदें हैं, वहाँ से जानकारी मिल रही है ईरान में, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं और वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वो बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं और इसी वजह से तमाम जो शंकाएं हैं वो जाहिर की जा रही हैं। अश्विनी सिवात जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी सिवात जी, अगर जिस तरह के हालात हैं, अगर खामेनेई को कुछ भी होता है जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है, तो फिर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ईरान कमज़ोर होगा? क्या इसका कोई असर पड़ेगा ईरान की विदेश नीति पर, ईरान के इंटरनल देश के भीतर जो हालात हैं उस पर? हाँ देखो सुमेरे, इसमें तो कोई शक नहीं, जो आयतुल्लाह खमैनी हैं जो सुप्रीम लीडर हैं, उसके बाद अगर सबसे बड़े पॉपुलर लीडर थे वो इब्राहिम राइसी थे। और वो भी सोचा जा रहा था, हो सकता है जब आयतुल्लाह अल खमैनी रिटायर होते हैं तो फिर इब्राहिम राइसी ही सुप्रीम लीडर बनेंगे। तो इनका कद तो बहुत बड़ा था और इनको माना जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग और बड़े लीडर थे जो कि एक हार्ड लाइन अप्रोच ले रहे थे ईरान की। तो क्या इनके पीछे जो सबोटाज है मोसाद ने कराया है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते। मगर ये सच्चाई है, यूं तो ऐसा लगता है ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। मगर एज अ पर्सनैलिटी इब्राहिम राइसी जो 30 साल से बहुत ही टॉल लीडर थे और एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे और उनकी जो अप्रोच थी वो बहुत ही हार्ड लाइन थी, तो मुझे लगता है उस पर तो कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। और चंद एक समय से उनके इंटरनल डिसेंट भी आ रहा था ईरान में, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि ईरान की पॉलिसी ओवरनाइट चेंज होगी, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। क्योंकि आयतुल्लाह अल खमैनी जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट डालते हैं फॉरेन पॉलिसी में। और जो लड़ाई अभी इजराइल हमास की चल रही है और ईरान का जिस प्रकार से एक प्रकार से प्रभाव है वो चलेगा। एक मैं चीज सुमेरा बताना चाहता हूं, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अभी हमारी ईरान के साथ डील हुई है 10 साल की, जो कि एक ग्लोबल पोर्ट इंडियन पोर्ट्स के साथ जो डील हुई है वहां पर चाबार पोर्ट की कि हम पोर्ट चलाएंगे, क्या उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा? मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे इलाके में कमांड किया ब्रिगेड जहां पर वेदर कंडीशन बहुत जल्दी चेंज होती हैं। ये जो 3 हेलीकॉप्टर हैं, वो 2 हेलीकॉप्टर कहां गए? उनके पास सैटेलाइट टेलीफोन होता है, उन्होंने कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा अचरज की बात है। ये सवाल उठ रहा है सर कि 3 हेलीकॉप्टर एक साथ मूव कर रहे थे, 2 लैंड कर गए, सुरक्षित लैंड कर गए, एक हेलीकॉप्टर उसमें से जिसमें राष्ट्रपति थे उसी के साथ ऐसा हुआ और फिर जानकारी भी लोकेशन की बहुत समय तक साझा नहीं की गई। तो इससे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, रईसी की वापसी से पहले की तस्वीर सामने आई है। अजरबैजान से रवाना होने से पहले की ये तस्वीर है। तो देखिए, वापसी से ठीक पहले की तस्वीर, यानी हेलीकॉप्टर में सवार होने से ठीक पहले की तस्वीर सामने आई है इब्राहिम रईसी की। उनके साथ उनका पूरा डेलीगेशन मौजूद था और ये तस्वीर ठीक रवानगी से पहले की, यानी हेलीकॉप्टर में सवार होने से ठीक पहले की तस्वीर है। वो अजरबैजान से जब रवाना हो रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। अजरबैजान के साथ भी तनावपूर्ण हालात रहे हैं लगातार ईरान के, वो हालात भी इस बांध के बन जाने की वजह से बेहतरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ईरान के भीतर, यानी ईरान देश के भीतर भी तमाम तरह के इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो सरकार के खिलाफ लगातार काम करते रहते हैं। और इस बीच हिजबुल्लाह ने बड़ा सवाल खड़ा कर ही दिया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके कई मायने हैं। लेकिन आपको बता दें कि हम आपको ये बताते हैं कि इब्राहिम रईसी का दरअसल कार्यक्रम क्या था, कहाँ वो गए थे, क्या हुआ है, क्या जानकारी है। अजरबैजान में रईसी का कार्यक्रम था जो सीमा है
ईरान और अजरबैजान की, वहाँ पर ये कार्यक्रम था अजरबैजान में। इब्राहिम रईसी अजरबैजान के दौरे पर थे। अजरबैजान में एक डैम का, एक बांध का उद्घाटन करने के लिए गए थे और ये डैम दोनों देशों के लिए बहुत अहमियत रखता है। अराज नदी पर गिज गलासी डैम का उद्घाटन किया उन्होंने। उनके साथ अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव भी मौजूद थे। गिज गलासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का उद्घाटन किया। दोनों राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे, ईरान के राष्ट्रपति भी और अजरबैजान के राष्ट्रपति भी। रईसी ने अजरबैजान में नेताओं से मुलाकात भी की। उनकी एक अहम बैठक भी हुई, एक 1-to-1 बैठक हुई। रईसी ने अजरबैजान में ये मुलाकात की, नेताओं के साथ मुलाकात की, अजरबैजान के राष्ट्रपति अलीयेव के साथ मुलाकात की। उनके साथ जो डेलीगेशन में तमाम मंत्री गए थे उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी गए थे, उनके साथ विदेश मंत्री भी गए थे, उनके साथ तमाम और अधिकारी मौजूद थे। वो तमाम उनके साथ मंत्री वहाँ उस बैठक में भी मौजूद थे, क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर में ये पूरा डेलीगेशन गया था इस उद्घाटन में शिरकत करने के लिए। तो ये वो कार्यक्रम था जिसमें वो शिरकत करने के लिए गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। 3 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, MI-17 3 हेलीकॉप्टर, जिनमें से एक हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे वो क्रैश हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो बता देते हैं आपको, जो ईरान से आ रही है। ईरान से एक और बड़ी खबर है कि ईरानी सुरक्षा सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हत्या के प्रयास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हत्या के प्रयास की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। 3 हेलीकॉप्टर में से रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्रैश क्यों हुआ? 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भर रहे थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर यानी इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्रैश कैसे हुआ? ईरानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से सवाल उठ रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है। और अभी हमारे साथ अश्विनी सिवाजी मौजूद है, वो भी ये सवाल उठा रहे थे। शादेंदु जी, ये बड़ा सवाल है, 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते हैं और उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में मैं सर आपके पास आऊँ उससे पहले ये देखिए, हम आपको मैप के जरिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये 3 हेलीकॉप्टर थे। ये 3 हेलीकॉप्टर, और इनमें से जो बीच में हेलीकॉप्टर है वो ईरान के राष्ट्रपति जिसमें सवार थे, वो हेलीकॉप्टर था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इसमें सवार थे। और इन 3 हेलीकॉप्टर में से ये हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। ये दोनों हेलीकॉप्टर उसी मौसम में उसी जगह से आगे बढ़ते हैं और जाकर सेफली लैंड करते हैं। तो अब इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और देखिए, ये इस तरह का घटनाक्रम है जिसमें तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की जाएंगी, तमाम तरह के सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही संदेहास्पद हालात हैं जिस तरह के हालात बने हैं। शादेंदु जी, देखिए, ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि तीनों हेलीकॉप्टर एक जगह से उड़ान भरते हैं, एक ही जगह से गुजरते हैं और एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, बाकी दोनों सेफली लैंड करते हैं। जो सबके दिमाग में संदेह डालती है कि 3 हेलीकॉप्टर थे। और जब भी देखिए वीआईपी हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं तो सबसे पहले एक हेलीकॉप्टर आगे फ्लाई करता है, वो वेदर क्लियर देता है, फिर जो जिसमें वीआईपी सवार होता है वो हेलीकॉप्टर जाता है और पीछे एक एस्कॉर्ट करता हुआ लास्ट में हेलीकॉप्टर जाता है। जनरली ये है, लेकिन क्या पैटर्न फॉलो कर रहे थे वहाँ पे ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा संदेह है, 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत लैंड होते हैं। अगर वेदर खराब था तो पहला वाला हेलीकॉप्टर जो टेक ऑफ किया था या वो उसने क्लियरेंस नहीं देना था। तो लिहाजा तमाम तरीके का स्पेकुलेशन है। मेरा मानना है कि ईरान इस समय बड़े डिफिकल्ट दौर से गुजर रहा है। इस समय स्पेकुलेशन पे कोई रिजल्ट पे आना या बताना या संभावना जताना आग में घी डालने का काम करेगा। इसलिए पूरे जिम्मेदारी के साथ जब तक सारी संभावनाएं, सारे रिपोर्ट, सारी चीजें आ नहीं जाती, कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना कि मोसाद या मिलिटेंट या इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इसको एलिमिनेट किया है, कहना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा मानना है कि ईरान को पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर इंटरनेशनल एजेंसी की जरूरत पड़े तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करें और एक निर्णय पे पहुंचे कि ये हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ कि उन्हीं का वीआईपी हेलीकॉप्टर जिसमें प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री दोनों बैठे थे वही टारगेट हुआ। हो सकता है मैकेनिकल फेलियर हो सकता है कहीं वैक्यूम में आ गया हो, वेदर का भी रूल आउट नहीं हो सकता, पायलट का भी एरर बताया जा सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत लेकिन आए सर हैं। देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ हम सारी बात सामने रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हालात ईरान की विदेश नीति की वजह से भी बने हुए हैं, ईरान के इंटरनल हालात जो हैं उसको लेकर भी, जब इस तरह का घटनाक्रम होता है जहां पर कोई राष्ट्र अध्यक्ष, किसी देश के राष्ट्रपति और उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ इस तरह का मामला सामने आता है, तो तमाम तरह के सवाल उठेंगे और वो उठ रहे हैं। और ये कौन इसके पीछे हो सकता है, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। हम इस पर और डिटेल से बात करेंगे और क्या कुछ हो सकता है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या असर होगा, वो भी बताएंगे। लेकिन आपको पहले
रईसी के हेलीकॉप्टर के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो हेलीकॉप्टर क्या है। ये Mi-17I हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। इसकी खासियत क्या है वो जान लीजिए। ये जो हेलीकॉप्टर है, रईसी के क्रैश हेलीकॉप्टर को जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये Mi-17I हेलीकॉप्टर है। Mi-17I उन्नत और हाईटेक हेलीकॉप्टर है। एक हाईटेक हेलीकॉप्टर है ये। Mi-17I एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। रूस ने हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन किया है, उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ये हेलीकॉप्टर कारगर होता है। इसके अलावा 2VK-250003 इंजन से लैस है, यानी ये इंजन इसके अंदर होता है। 2 इंजन होते हैं। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार इस हेलीकॉप्टर की होती है और 50 डिग्री से -50 डिग्री तापमान में ये उड़ान भरने में सक्षम होता है। यानी कई तरह के टेरेन में, कई तरह के मौसम और हालात में ये उड़ान भर सकता है। -50 डिग्री में भी उड़ान भर सकता है और 50 डिग्री जो तापमान है उसमें भी उड़ान भर सकता है।